हमारा CME है ऑन माइग्रेन। ये हमारे लॉकडाउन में स्टार्ट की गई CMEs की कड़ी में 6 CME है। और आज के हमारे लेक्चरर हैं डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा, जो कि BAMS हैं DAV आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर से, और टेक्निकल पर्सन है AND फार्मा में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा से कि वो प्लीज़ आज का हमारा लेक्चर है जो वो स्टार्ट करें। डॉक्टर प्रिंसी। जी सर, थैंक यू डॉक्टर गगन अरोड़ा। मेरी आवाज आ रही है? इज इट क्लियर? हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज माइग्रेन। तो माइग्रेन डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि हेडेक जो है, सिर का दर्द है, वो क्यों होता है। तो नॉर्मल हमारी जिंदगी में हम सबको कभी ना कभी हेडेक जरूर हुआ है, लेकिन आम हेडेक और माइग्रेन के हेडेक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो माइग्रेन का हेडेक है वो बहुत सीवियर होता है और बहुत भयंकर दर्द होता है। माइग्रेन के हेडेक को नंबर टॉप ऑफ द नंबर 2 पर रखा गया है। फर्स्ट इज लेबर पेन एंड सेकंड इज माइग्रेन पेन, क्योंकि ये इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है पेशेंट को। तो जब पेशेंट हमारे पास आया है तो हमें उसका डिफरेंशियल करना होगा कि इज इट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन और एनी अदर रीजन फॉर देयर हेडेक। तो जो मेजर कारण है, पेशेंट हमारे पास हेडेक लेकर आया है, मेजर कारण देखा जाता है कि ट्यूमर्स हो सकता है, दूसरे नंबर पर माइग्रेन का हेडेक हो सकता है, टेंशन हेडेक हो सकता है, या अदर कुछ सेकेंडरी डिजीजेस के कारण हो सकता है कि पेशेंट को प्राइमरी डिजीज तो कोई और है लेकिन पेन रेडिएट होकर वो उसका हेडेक हो रहा है। तो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है पेशेंट को, नींद कम आने की वजह से, या हाइपोग्लाइसीमिया जहाँ पर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, वहां पर भी हेडेक हो सकता है, या साइनोसाइटिस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। तो मेजर हम जो डिफरेंशिएट करेंगे आज अभी, माइग्रेन, ट्यूमर्स एंड टेंशन हेडेक। तो माइग्रेन का हेडेक फर्स्ट है जो अटैक्स में आता है, मींस ये पीरियोडिक है और इसका थ्रोबिंग एंड पल्सेटिंग सेंसेशन होता है। मींस पेशेंट हमारे पास आया तो उसने वो हमें आकर अपनी हिस्ट्री बताएगा कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे सिर में हथौड़े मार दिए गए हो या कीले गाड़ दी गई हो। इस तरह का बहुत ज्यादा वायलेंट पेन होता है और पेन बहुत सीवियर होता है। यूजुअली जो माइग्रेन का पेन है वो यूनिलेटरल होता है, आधे सिर में दर्द होता है, लेकिन सारे पूरे सिर में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली इसको आधा सिर का दर्द इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग है वो आधे सिर में हो सकती है। और जो माइग्रेन का पेन है वो धूप के साथ बढ़ सकता है, लाइट के साथ उसको प्रॉब्लम होती है, पेशेंट खुद बोलना नहीं चाहता और ऊंची आवाज में बात सुनना पसंद नहीं करता। जबकि जो ट्यूमर्स का पेन है वो लोकलाइज होगा, पेशेंट का जहां ट्यूमर है वहीं पर होगा, आइदर राइट और लेफ्ट, शिफ्टिंग पेन नहीं होगा वो। और इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% जो पेन है वो मोस्ट कॉमन माइग्रेन के कारण होते हैं। पेशेंट की हमारी हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि ये माइग्रेन है। लेकिन अगर वो पेन लोकलाइज्ड है, एक जगह पर रह रहा है, तब हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी कि CT स्कैन करवा लें, MRI, जिनसे उसका ट्यूमर जो है वो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पर है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक क्योंकि पेशेंट किसी चीज को लगातार बार बार सोच रहा है, उस सोच की वजह से पेशेंट के अंदर एक डर बन जाता है, उस डर की वजह से उसको टेंशन के कारण हेडेक होता है। तो वो हेडेक हमने आम देखा होगा, कई बार बिजनेस में, परिवार में कोई टेंशन चलती है तो वो लंबे समय तक पेशेंट का हेडेक रह सकता है। ये हेडेक माइग्रेन से इसलिए डिफरेंशिएट है क्योंकि इसमें पेशेंट अपना काम धीरे धीरे करता रहता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो काम भी साथ करता रहता है। लेकिन माइग्रेन पेन में पेशेंट अपना काम नहीं कर सकता, अगर वो ऑफिस में जा रहा है तो उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में पेशेंट लेटने से ठीक हो जाता है। जबकि टेंशन हेडेक पेशेंट साथ लेकर चल रहा है, महीनों तक, कई दिनों तक उसको टेंशन चल रही है, जब तक वो टेंशन रिजोल्व नहीं होगी पेशेंट का हेडेक होता रहेगा। ये मेन इसका डिफरेंस है। और माइग्रेन का पेन जो है वो बहुत सीवियर होता है, इसको भयंकर दर्द बोलते हैं। जबकि टेंशन हेडेक लोकलाइज्ड है, जनरलाइज्ड है, हल्का सा उसके फोरहेड में पेन हमेशा ही होता रहेगा, ना नींद से आराम आएगा, ना सुबह उठकर वो फ्रेश होगा। इस तरह ये टेंशन हेडेक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी हेडेक्स, जैसे पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में पेशेंट की मेन प्रॉब्लम है सर्वाइकल, लेकिन वो हेडेक जो है वो रेडिएट होकर
हेड को जा रहा है, तो उसको हमें सर्वाइकल का पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट करना होगा। अगला आ जाता है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में पेशेंट हमारे पास हेडेक लेकर आया है, लेकिन हमें उसकी हिस्ट्री से एवेलुएट करना पड़ेगा कि इज इट साइनोसाइटिस जो प्राइमरी कारण है हेडेक का। तो साइनोसाइटिस को ठीक करने से हेडेक ठीक हो जाएगा। उसमें साइनोसाइटिस के हमारे और सिम्टम मिलेंगे, जैसे ब्लॉक नोज, स्नीजिंग, पोस्ट नेजल ड्रिप, गले में एक खास तरह का स्पुटम रहना, या हर वक्त गले में स्पुटम की या खांसी की बनी रहना उसको प्रॉब्लम। उसके आंखों के आगे यहाँ पर जहाँ पर साइनस होते हैं वहां पर उसको पेन डल एक रहता है। एसिडिटी से प्रॉब्लम और वर्सन हो जाती है। और इस हेडेक में पेशेंट को जर्किंग से, जैसे सिर को थोड़ा झटका दिया, प्रेशर दिया, सर को नीचे किया, तो वहां पर जर्किंग से जो साइनस है वो और इन्वॉल्व होते हैं, तो साइनस हेडेक वायलेंट हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। ये सारे डिफरेंशिएट हैं। अगला कारण हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। जब पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन हो जाता है तब भी हेडेक हो जाता है। ये सेकेंडरी कारण आ जाते हैं। या पेशेंट की कई बार नींद में डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा सो लेना, या कभी कभी काम के कारण सो ना पाना, या किसी और वजह से पेशेंट को नींद नहीं आनी। तो जब तक वो नींद पूरी नहीं होगी पेशेंट का हेडेक बना रहेगा। तो हम इन सारे कारणों को इवेलुएट करके इन केस इफ द पेशेंट इज ऑफ माइग्रेन, तब हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि माइग्रेन का पेन कैसा होता है। माइग्रेन जो है ज्यादातर फीमेल्स में होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। 70% चांसेस होते हैं जो पेशेंट है वो फीमेल्स ही होंगे। जो माइग्रेन का पेन है ये पीरियोडिक होता है, मंथ में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या 1 साल में 2 बार। इट अकर्स इन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक पेन है इसका। अटैक्स में आता है। माइग्रेन का अटैक अगर अभी रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ उसको फिर इसका अटैक आए। तो इसका जो पेन की फीलिंग है, थ्रोबिंग एंड पल्सेटिंग, मीन्स इस तरह लगता है जैसे कीले गाड़ दी गई हो या हथौड़ा मार दिया गया हो सिर पर, उसको भयंकर पेन होता है। तो इसलिए पेशेंट अपने फोरहेड पर एक चुन्नी या किसी तरह का कपड़ा बांधना पसंद करता है, कि किसी तरह से उसकी जो नसें हैं वो जो बहुत ज्यादा वो उस नसों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो गया, वो रिलीव करना चाहता है। उसको बहुत ज्यादा लाइट से सेंसिटिव होता है पेशेंट, बहुत ज्यादा, और साउंड से भी। ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं करता, ऊंची आवाज सुन नहीं सकता, उसका हेडेक और ज्यादा हो जाता है। या पेशेंट बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में पड़ा रहना चाहता है, क्योंकि उससे उसका जो हेडेक है वो ठीक हो जाता है। उसको धूप से एलर्जी होती है, जब भी वो धूप में जाएगा उसका जो हेडेक है वो और ज्यादा होगा। आयुर्वेद में इसी रेस को सूर्यावर्तक बोला गया है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का प्रभाव होगा, जैसे जैसे सन रेज होगा, पेशेंट का हेडेक और ज्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे सूर्य ढल जाएगा, शाम को उसका जो पेन है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अटैक्स में हो रहा है। पेशेंट का एक दिन लेवल प्लस हो गया, एक दिन पेन बहुत ज्यादा हो गया, नेक्स्ट डे वो ठीक हो जाता है। तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स हैं मेन। कई लोगों सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम बात कर रहे थे माइग्रेन पेन के जो इसका क्यों होता है कॉज। क्योंकि ये जेनेटिकली देखा गया है कि जिन फैमिलीज में किसी के मामा चाचा या ताया को अगर फैमिली में रन करता है तो नेक्स्ट उसके जनरेशन में आने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्योंकि इसके जीन्स में पहले ही डिफेक्ट है, प्लस उसको कोई कारण मिल गया आज या कल या पूरी जिंदगी में कभी भी आफ्टर 30-40 पेशेंट को कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। जब वो ट्रिगर करते हैं तो उसके जीन्स में और ज्यादा डिफेक्ट हो जाता है और इसका एक अटैक की फॉर्म में माइग्रेन बाहर आता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर है। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या कारण क्या होता है इसके चेंजेस। चेंजेस इसमें क्या होते हैं, इसमें जो जीन्स है, जीन्स डिफेक्टिव जीन हुआ तो उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, जो ट्रिगर्स हैं, उन्होंने कॉज किया। जब वो कॉज पेशेंट का है
तो वहां पर जो नर्व सेल है हमारी बॉडी के, ब्रेन स्टेम से शुरू होता है पेन। ब्रेन स्टेम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं कुछ सेल्स, उनके ओवर एक्टिव होने की वजह से जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट होने की वजह से ट्राइजेमिनल नर्व के जो उसकी सप्लाई है फेस और वन साइड ऑफ द हेड, वहां पर उसको पेन होता है। तो वहां पर क्या होता है, सेरोटोनिन और कैल्सिटोनिन दो हार्मोन रिलीज होते हैं। उन दोनों के रिलीज होने की वजह से जो ब्रेन सेल की लाइनिंग है वहां पर पेन एंड इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो इसीलिए पेशेंट उसको टाई अराउंड करना चाहता है कि कोई दुपट्टा बांध ले, या पेशेंट को बहुत ज्यादा सिर में उसको इस तरह मतलब उसको आराम मिलता है प्रेशर से। तो ये इसके कारण थे। तो अब हम देखते हैं इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे जो माइग्रेन है वो बहुत ज्यादा वर्सन हो जाता है। ट्रिगर्स में सबसे पहले आता है फूड। फूड मीन्स जो हमारा खाने का आहार विहार अगर हमारा चेंज हो गया, आयुर्वेद में भी कहते हैं जो हमारा आहार विहार है मेन उसी से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मान लो किसी का जीन्स में डिफेक्ट है लेकिन उसकी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल है, उसका खान पीन नॉर्मल है, फूड अच्छा ले रहा है वो, और उसकी एक्टिविटी नॉर्मल है, वो नींद भी उसको अच्छी ले रहा है, तो उसको जीन्स डिफेक्टिव होने की वजह से उसको कारण नहीं मिलेगा और पूरी जिंदगी उसको माइग्रेन नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों में जब वो ट्रिगर्स मिलते हैं, उन ट्रिगर्स की वजह से वो जो माइग्रेन है उसका अटैक आ जाता है। तो ट्रिगर्स में ऐसा आता है फूड। कुछ लोगों को फास्टिंग से जो है अटैक हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कुछ कैफीन जो ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं, हल्का 1-2 कप कॉफी लेने से माइग्रेन इवन ठीक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कैफीन लेने से जो माइग्रेन के अटैक है वो फ्रीक्वेंट होते हैं, बार बार जल्दी जल्दी आते हैं। या जो लोग ज्यादा पैकेज फूड का सेवन करते हैं, मीन्स जिसमें MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जैसे कि मैगी हो गया, जितने भी पैकेज फूड है आजकल हम रवा इडली डोसा जितने भी उनके मटेरियल लेकर आते हैं, रेडीमेड मटेरियल, ऑल कंटेन MSG एंड दैट इज वेरी सीरियस टू आवर हेल्थ। उसके अलावा उसमें आता है हमारे जैसे जो जंक फूड आजकल जो चल रहा है, पिज्जा चल रहे हैं, पिज्जा बेस में जो मटेरियल डाला होता है वो सारा ही हमारे डाइजेशन में जाकर प्रॉब्लम करता है, उससे ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने की वजह से अगेन वो ब्रेन सेल की जो लाइनिंग है उसको इन्फ्लेमेशन होने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा एक्टिविटी, पेशेंट का कौन कौन सा विहार है, विहार में आता है कि पेशेंट अगर बहुत ज्यादा थक गया है, कंटिन्यूस उसको रेस्ट नहीं मिला, कंटिन्यूस काम कर रहा है, किसी किसी दिन उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा, कोई सफर ज्यादा हो गया, तो उससे थकावट की वजह से भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखने को मिलता है। नींद कम आई या नींद ज्यादा आई, इससे भी जो माइग्रेन का अटैक है वो वर्सन हो सकता है। उसके अलावा बिहेवियर, अब कुछ लोग हमने देखा होगा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं आपस में किसी किसी खास पर्सन से। जब भी वो पर्सन एंटर होगा तो वो कहते हैं मेरे तो हेडेक शुरू हो गया। तो उस खास जब वो पेशेंट किसी चीज से द्वेष रखेगा, वो उसका ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाता है कि उसको माइग्रेन अटैक आ जाता है उसके उस समय पे। या पेशेंट बहुत ज्यादा उदास है, उसमें भी ये वर्सन हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जहाँ पेशेंट रह रहा है, कोई परफ्यूम इंडस्ट्री में काम कर रहा है या नॉर्मल घर में कई बार किसी को किसी परफ्यूम से एलर्जी होती है, वो स्पेसिफिक परफ्यूम लगाने की वजह से उसका अटैक स्टार्ट हो जाता है। या कई बार किचन में कुछ लेडीज काम कर रही हैं, कोई पुराने डिब्बे अचार इस तरह की कोई चीज खोल ली जिससे उनको फ्यूम्स जो है इनहेल हो गई, तो वो भी बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा इन्वायरमेंट, या किस तरह के एनवायरनमेंट में पेशेंट रह रहा है, कई बार वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, या कई बार सीजनल चेंजेस होते हैं, बारिश में कईयों का ज्यादा हो जाता है, या बहुत ज्यादा धूप है जहाँ पर किसी दिन उसको धूप में ज्यादा वर्क करना पड़ गया तो उसका माइग्रेन अटैक बहुत ज्यादा हो सकता है। सीजनल चेंजेस में भी कई बार होता है, ये सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी, जब मौसम चेंज होता है तो उसका अटैक और ज्यादा वर्सन हो सकता है। और एक होती है स्टेज। स्टेज मीन्स फीमेल्स में ये ज्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव एज है नॉर्मल, वैसे तो ये किसी एज में हो सकता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन देखा गया है कि जो मिनार्की की एज है, मीन जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है लेडी को उस दिन या उस एज पर वो बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है, इवन हेडेक ही होता है।
नेक्स्ट है कुछ ड्रग्स हैं, आयुर्वेदिक नहीं, कुछ मॉडर्न ऐसी ड्रग्स हैं जिनके सेकेंडरी इफेक्ट हैं, जिनके साइड इफेक्ट हैं, उनकी वजह से जो है माइग्रेन अटैक स्टार्ट हो सकता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि माइग्रेन जो है वो फेजेस में आता है। जैसे ही पेशेंट को अटैक हुआ, हो सकता है पेशेंट को डायरेक्ट एकदम से हेडेक की प्रॉब्लम ना हुई हो। कई पेशेंट में ये 4 फेजेस में चलता है। इसका हम क्लियर करते हैं, 4 फेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं। 4 फेजेस है, प्रीड्रोमल फेज, ऑरा फेज, अटैक फेज एंड पोस्ट ड्रोमल फेज। जो प्रीड्रोमल हम इसको कहते हैं पूर्व रूप, मेन सिम्टम होने से पहले पेशेंट क्या फील करता है। पेशेंट हमारे पास कई बार आकर कहते हैं कि जब उसको स्टार्ट हुआ तो उससे 1-2 दिन पहले क्या सिम्टम थे। उसमें प्रोड्रोमल फेज में जो सिम्टम है, पेशेंट का बहुत मूड इरिटेट हो जाता है, सेंसिटिव टू लाइट हो जाता है, सेंसिटिव टू साउंड हो जाता है, और पेशेंट को जो है वो रूटीन जो काम कर रहा है वो डेली, उसमें उसका मन नहीं लगता है। तो अभी क्योंकि उसको पता है इन केस, क्योंकि ये एक्यूट अटैक भी होता है, क्रॉनिक भी होता है, कई बार उनको पता होता है कि नेक्स्ट मेरा थोड़े दिनों में या आने वाले 1-2 दिनों में मेरा हेडेक स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पेशेंट इरिटेट हो जाता है। यह है प्रोड्रोमल फेज, ये 1 से 2 दिन चलता है। उसके बाद आ जाता है ऑरा। कई पेशेंट को विद ऑरा या माइग्रेन स्टार्ट होता है, कई पेशेंट को डायरेक्ट ही माइग्रेन स्टार्ट होता है। तो ऑरा क्या है? ऑरा मीन्स 3-4 घंटे जो एक्चुअल हेडेक आने से पहले जो टाइम पीरियड है, उस 3-4 घंटों के में क्या होता है, पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस होती हैं। ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो एक्चुअल में नहीं है, या ऐसे कुछ ब्लर फेजेस, या आंखों के आगे कुछ लाइट डार्क कलर की लाइंस, या बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो जाना। 3-4 घंटों के लिए ये फेज हो सकती है, अदरवाइज 1 दिन के लिए भी ये फेज आती है कई बार। लेकिन ओरा के बाद डायरेक्ट ही उसको देन अटैक की फेज आती है। अटैक में जो है माइग्रेन का पेन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा भयंकर पेन होता है माइग्रेन के अटैक। अगेन वही इसके मेन सिम्टम में देखें तो जैसा हथौड़ा चल रहा हो, पेशेंट इस तरह फील करता है जैसे उसकी नसें फट जाएंगी। आइदर वैसे माइग्रेन का पेन है जो यूनिलेटरल होता है, एक साइड होता है, तो इसका जो नेक्स्ट अटैक है वो किसी और साइड हो सकता है, एक साइड ना होकर दूसरी साइड। आज उसके राइट में पेन हुआ तो नेक्स्ट उसके लेफ्ट में हो सकता है, या कभी वो पूरे हेड में उसका दर्द हो सकता है, क्योंकि ये लोकलाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई लीजन नहीं है, यहाँ कोई ऑर्गेनिक उसका ऑर्गन कोई बाउंड नहीं है। ये जस्ट पेशेंट की थिंकिंग और पेशेंट के बिहेवियर की वजह से इसके अंदर जो है केमिकल्स चेंज हो रहे हैं। वो केमिकल जैसे सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हार्मोन है जिसके कारण ब्रेन जो लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा म्यूकोसा उसकी स्वेल हो गई है। तो इन वजह से हो रहा है। तो इसके हम जब हम टेस्ट करवाएंगे तो सीटी स्कैन और एमआरआई टेस्ट उस पेशेंट की बिल्कुल नॉर्मल आएगी। इन केस इफ वी आर क्लियर विद आवर डायग्नोसिस, अगर हमें क्लियर है कि ये माइग्रेन है, तो हमें सीटी स्कैन और एमआरआई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। ये फेजेस में आ रहा है, पेशेंट के एकदम अटैक्स में आ रहा है। जो अटैक है वो 1 मंथ में 1 बार, या क्योंकि इसकी पूरी जो फेज है वो 1 हफ्ता रह सकती है। कई पेशेंट को ये जो अटैक है 1 मंथ में 2 बार आते हैं, कई बार 6 मंथ में 1 बार, कई बार सालों, 1 साल 2 साल बाद पेशेंट को अटैक आते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी क्रॉनिसिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जो माइग्रेन का अटैक है वो क्रॉनिक होता जाता है, वैसे वैसे ये फ्रीक्वेंट होता जाता है, बहुत जल्दी होता जाता है, और पेशेंट क्योंकि इरिटेट होता जाता है, उसकी नींद में जो है डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में पेशेंट को अंधेरे कमरे से आराम मिलता है, या हल्की फुल्की कोई मेडिसिन घर में ले लेने से आराम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे ये पेन बढ़ता जाता है उसको किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं होता, और वो पेशेंट का जो ड्यूरेशन है जो इसका मेन अटैक का वो बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग ड्यूरेशन इसका 4 to 6 आवर हो सकता है, लेकिन जब ड्यूरेशन 3 या 4 दिन से ज्यादा हो तब पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ लोगों में ये इवन 15 डेज लास्ट कर सकता है, तो वहां पर पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वहां पर हमें उसको मेडिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसकी जो 4th फेज है, एक्चुअल जो उसका अटैक हुआ उसके बाद 1-2 दिन जो सुस्त की अवस्था है पेशेंट की, पोस्ट ड्रोमल, जब पेशेंट की बॉडी नॉर्मल में आ रही है उसको कहते हैं पोस्ट ड्रोमल फेज। ये 1 से 2 दिन रह सकती है। इसमें पेशेंट थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करता है, लेकिन फिर भी वो रेस्ट लेना चाहता है थोड़ा सा, उसका थोड़ा सुस्त वाला माहौल होता है। उसके बाद थोड़ी हैप्पी फीलिंग आती है कि अब
उसका हेडेक क्योंकि चला गया है, अब थोड़े दिनों बाद आएगा, तो पेशेंट का मूड थोड़ा प्लस यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। ये थे माइग्रेन के फेजेस। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस कर नेक्स्ट इसका डिस्कशन में है कि माइग्रेन का अब हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसके ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसका माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर हमें सिर्फ एक मेडिसिन से काम नहीं लेना। मेडिसिन हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कस्टमाइज करके। हर पेशेंट का ट्रिगर फैक्टर अलग होगा, हर पेशेंट का जो है उसका कारण या उसकी फैमिली हिस्ट्री या उसका जहाँ वो एनवायरनमेंट रह रहा है वो डिफरेंट होगा। तो एक्सक्यूज मी, कुछ मिनट वेट कीजिए डॉक्टर साहब, लगता है उधर से आवाज़ डिस्कनेक्ट हुई है अभी। मड़ा जी क्या होगा, बात चल रही। हाँ जी डॉक्टर साहब, बस 2 मिनट, स्टार्ट थोड़ी सी कीजिए डिस्टरबेंस आ रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। जी, स्टार्ट कीजिए। उधर है बस। जी हेलो। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, तो हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट का हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। जिस पेशेंट को जिस चीज से प्रॉब्लम है वो अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी पेशेंट को पता है कि फास्टिंग से उसको माइग्रेन का अटैक आ रहा है, तो उसकी फास्टिंग को हमें चेंज करना होगा। किसी पेशेंट का इनकेस एनवायरमेंटल फैक्टर है, कोई खास परफ्यूम से एलर्जी है, तो वो परफ्यूम अवॉइड करने होंगे। जहाँ तक मेडिसिन की बात है, क्योंकि ये जो पेशेंट का जो माइग्रेन है वो एसिडिटी है, वो दोनों रिलेटेड है, तो एसिडिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ ऐसे पेशेंट में जहाँ पर ठीक है, तो पेशेंट को हमें वहां पर उसकी एसिडिटी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इन केस अगर पेशेंट को आजकल बहुत ज्यादा उनको नेट पर भी पता चल जाता है कि माइग्रेन है, तो पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन लेकर आते हैं हमारे पास। सेल्फ मेडिकेशन में क्या होता है, उसने कुछ पेन किलर खा लिया, तो उस पेन किलर की वजह से उसका जो एसिड है वो ऑलरेडी, पेन किलर की वजह से उसका एसिड पहले ही बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उसका जो पेन है वो और ज्यादा वर्सन हो जाएगा। हाँ, वहां पर उसका हमें एसिड लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा, ना कि पेन किलर की वजह से उसका पेन जो है और बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमें बहुत ज्यादा मेडिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्योंकि उसको पेशेंट को उसका माइंड थोड़ा वीक है, हमें उसको कामिंग मेडिसिन देनी पड़ेगी, जहाँ पर उसका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाए। कुछ आयुर्वेद में ब्रेन टॉनिक्स आते हैं, कुछ इलेक्ट्रोपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ब्रेन को काम करती हैं, क्योंकि पेशेंट का यहाँ पर बीपी भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, दोनों लेवल में जा सकता है। हाइपरटेंसिव भी होते हैं और कुछ पेशेंट हाइपोटेंसिव होते हैं, वहां पर हमें दोनों का लेवल नॉर्मल रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। सिर्फ एक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। पेशेंट को लिवर टॉनिक्स, कुछ मेध्य द्रव्य, कुछ ब्रेन टॉनिक्स, कुछ एंटासिड्स और कुछ इस तरह के शामक द्रव्य जैसे व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की मेडिसिन देनी पड़ेंगी, जहां पर हमें इसका जो है ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट आती है बात इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन तो अगर हमारी हिस्ट्री से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये माइग्रेन है, तो वी डोंट नीड एनी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब तक कई बार पेशेंट हमारे पास आता है वो सेल्फ ही डायग्नोज होकर आता है, लेकिन फिर भी हमें अपना डायग्नोज क्लियर करना है कि जो माइग्रेन है वो अटैक्स में आ रहा है, क्या उसका कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, तो वो माइग्रेन है। अदरवाइज उसका हमें बाकी चीजों से उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इज द पेन फ्रॉम साइनस और इज द पेन फ्रॉम सर्वाइकल। तो जो पेशेंट की मेन प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो इसमें मेन अगर हमारे आ जाएं तो आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं, जो हमने बनाए हैं, जैसे मेमोटोन कैप्सूल, स्ट्रेसलेस कैप्सूल। अभी हम आपसे शेयर करते हैं इसका। ओके, तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा क्लियर कीजिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इलेक्ट्रोपैथी के। थैंक यू डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा। तो डॉक्टर्स, जैसे हमने देखा, डॉक्टर साहब ने बड़े क्लियर और विस्तार में हमें बताया है कि माइग्रेन और हेडेक क्या होता है, कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिससे हेडेक स्टार्ट होता है, और हेडेक से भी कई बार पेशेंट माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर स्टार्टिंग से ही कुछ लोगों को पहले से ही माइग्रेन होता है। तो इसमें जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जैसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें जिससे किसी को माइग्रेन या हेडेक का अटैक आता है, या फिर स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कुछ इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, तो कोई पेशेंट इमोशनल है या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस ऐसी आ गई है, साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया है, स्ट्रेस आ गई है, स्ट्रेन आ गई है, जिसकी वजह से माइग्रेन या हेडेक स्टार्ट हो जाता है। या फिर कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनकी सुगंध से, स्मेल से, जैसे कुछ परफ्यूम्स हैं, उनकी स्मेल से भी कई बार जो है वो माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो इलेक्ट्रो में हमारे पास बहुत सी अच्छी मेडिसिन हैं, क्योंकि जनरली पेशेंट्स क्या है कि हमारे जो जितने भी हर्बल सिस्टम है उनको सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में वो लोग जो है एलोपैथी में चले जाते हैं। तो एलोपैथी में जो मेडिसिन अक्सर मिलती हैं वो या तो न्यूरोलॉजिकल पेन के लिए दी जाती है, नर्वाइन पेन के लिए दी जाती है, या फिर वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं जो थोड़ी सेडेशन देती हैं। उससे कंटिन्यू यूज करने से इवन पेशेंट की कंडीशन जो है वो रोजन हो जाती है। अगर हमारे पास पेशेंट आता है माइग्रेन का, हेडेक का, तो हमें जो पहली चीज का ध्यान देना है वो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, कि उसका डाइजेशन कैसे है, उसका हाजमा कैसे है। क्योंकि अगर पेट में गैस है, बदहजमी है, खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा है, तो बहुत संभव है कि उसको हेडेक या माइग्रेन का अटैक उसकी वजह से हो रहा हो। दूसरा, हमें उसकी हिस्ट्री में जानना है कि उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही जिसकी वजह से कंटिन्यू स्ट्रेस रहता हो, कोई पारिवारिक माहौल ऐसा हो कि वो दुखी रहता हो, कंटिन्यूसली कोई एक बात को लेके सोचता रहता हो, हाइपोकॉन्ड्रियल हो, पेशेंट अकेला रहना पसंद करता हो, शोर से कई बार परेशानी होती है पेशेंट्स को। तो ऐसे कंडीशन में हमें उसकी ये हिस्ट्री लेके वैसे ही ड्रग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें इंडिविजुअली पेशेंट को जो है हैंडल करना पड़ेगा, और अगर हम इन फैक्टर्स का ध्यान रख के मेडिसिन देंगे तो 100% जो है हमें क्योरेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि अगर पेशेंट को स्ट्रेस है तो हमें स्ट्रेस का मेडिसिन देना होगा, अगर नर्वाइन वीक है तो वैसे कोई मेमोरी टॉनिक देना होगा, अगर उसकी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस आ रही है तो हमें ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा जो उसके हाजमे को दुरुस्त कर सकें, लिवर को स्ट्रॉन्ग कर सकें, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इलेक्ट्रोमी में जब हमारे पास पेशेंट आए तो हमें सबसे पहले उसका टेम्परामेंट जो है उसको चेक करना है कि पेशेंट कौन से टेम्परामेंट का है। अगर पेशेंट लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है तो हमें उसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले S1 और S10 का इस्तेमाल करना है। बहुत से पेशेंट अगर इनिशियल स्टेज पे हैं तो S1 और S10 ही कवर कर लेती हैं। S1 को खाने से पहले, S10 को खाने के बाद देने से पेशेंट को फिर दोबारा से जो है माइग्रेन या हेडेक के अटैक्स नहीं आते हैं। अगर पेशेंट लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है तो हमें A3 और F1 का इस्तेमाल करना है। तो पेशेंट को अगर पेशेंट सेंगुइन टेम्परामेंट का है, सेंगुइन टेम्परामेंट में हमें सबसे पहले A3 और F1 का इस्तेमाल करना है, और वो भी 90% ऑफ केसेस को कवर अप कर लेती है। अगर कोई सीवियर पेशेंट है या पेशेंट मिक्स टेम्परामेंट में जा चुका है जिसमें लिम्फेटिक और सेंगुइन दोनों के ही सिम्टम्स हमें देखने में मिलते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें साथ में दोनों का ट्रीटमेंट करने के लिए ग्रुप्स इस्तेमाल करने होंगे, L1 का इस्तेमाल करना होगा। और इसके अलावा जब अटैक आया हुआ है तो व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी का और येलो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम ऑक्सीपिटल रीजन पे कर सकते हैं। इस जगह पे अगर हम व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें और उसके बाद अगर राइट साइड है तो रेड, लेफ्ट साइड है तो उस पर येलो, व्हाइट और येलो को अल्टरनेट करें और दूसरी तरफ रेड और व्हाइट को अल्टरनेट करें, तो इसको अप्लाई करने से भी बहुत से पेशेंट को बिल्कुल क्विक रिलीफ मिलती है। 2-3 मिनट में ही जो है हेडेक जो है वो रिलीव हो जाता है। इवन माइग्रेन पेन में भी कुछ ही मिनटों में रिलीव मिल जाता है। इसके अलावा हमें F2 और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक कंप्रेस जो है वो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो जहां हमारा लिवर होता है वहां पे देना चाहिए। वो देने से बहुत से पेशेंट में रिलीफ मिलता है। अगर पेशेंट को कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है,
सबसे पहले हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि कहीं उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, क्योंकि कब्ज होने से, कब्ज एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है माइग्रेन और हेडेक का। जब कब्ज होता है तो सर दर्द होने लगता है और माइग्रेन भी होने लगता है। तो अगर कब्ज रहता है तो एसलास को रात में गर्म पानी से 20 से 25 बूंदें डेली इस्तेमाल करवाना चाहिए, और उससे उसका पेट जो है वो साफ रहेगा। कब्ज नहीं रहेगा तो बहुत से केसेस में जो है हेडेक रिलीव रहेगा। S10 का इस्तेमाल साथ में हमें खाने के बाद, और S1 का इस्तेमाल खाने से पहले करना ही करना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि रेड इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेटली हम अप्लाई कर सकते हैं साइड देखते हुए। अगर राइट साइड है तो रेड इलेक्ट्रिसिटी, लेफ्ट साइड है तो येलो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना है। इसके अलावा इनको अल्टरनेटली पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 40 और 45 पे भी इस्तेमाल करना है। डाइजेशन के केसेस में हमें C10 और C8 का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। और अगर कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो ऐसे केसेस में हमें C5 का इस्तेमाल करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि मोस्टली ये माइग्रेन के केसेस हमें फीमेल्स में देखने में मिलते हैं, और मिनार्की के समय जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं लड़कियों में, तो उस समय माइग्रेन के अटैक्स देखने में मिलते हैं। तो ऐसे अगर केसेस हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है तो हमें C1 का इस्तेमाल करना है। C1 का इस्तेमाल बहुत हेल्पफुल रहता है लड़कियों में, विशेषकर C1 जो है फीमेल रेमेडी इलेक्ट्रोमियो में। तो C1 को 5th से 6th डिल्यूशन में अगर हम देते हैं तो बहुत से केसेस में जहाँ पे फीमेल्स में एज है जहाँ पे पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, तो वैसे केसेस में हमें बहुत बेनिफिट देखने में मिलता है। अगर पेशेंट बिलियस टेम्परामेंट का है, नर्वस टेम्परामेंट का है, तो ऐसे पेशेंट में हमें ध्यान रखना है कि हमें F1 का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। F2 और वाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस देना है, वाइट इलेक्ट्रिसिटी देना है। हमारा पेटेंट्स में जैसे वाइट फ्लूइड एक स्प्रे आता है, वो बहुत हेल्प करता है हेडेक और माइग्रेन में। अगर आप उसका स्प्रे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और ऑक्सीपिटल रीजन में देते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो माइक्रोलेक्स ड्रॉप्स हैं, उनका 10 से 20 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 3 दफा देने से भी बहुत रिलीफ मिलता है अगर न्यूरोलॉजिकल पेन है। अगर डाइजेस्टिव समस्या आ रही है साथ में, तो उसके साथ गैस्ट्रोन कट और डाइंजाइम ड्रॉप्स का हम या टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर साथ में स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तो न्यूट्रोमाइन ड्रॉप्स, स्ट्रेसलेस कैप्सूल्स, मेमोटोन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेसलेस और मेमोटोन कैप्सूल ऐसी चीजें हैं जिसमें शंख पुष्पी है, ज्योतिषमती है, जटामानसी है, ये सब नर्वाइन नर्व्स को काम करते हैं। और इलेक्ट्रो में हमारे पास व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, S10, F1, ये सब नर्वाइन रेमेडीज हैं जो हमारे नर्व्स के ऊपर काम करती हैं। तो ऐसे डॉक्टर साहब हमने देखा है कि जो स्ट्रेस के पेशेंट है उसमें हमने स्ट्रेस की रेमेडी साथ में इस्तेमाल करनी है, माइग्रेन की रेमेडी के साथ जो माइग्रोलेक्स है या फिर S10 और F1 है। और अगर बिलियस पेशेंट्स हैं तो उसमें S5 का इस्तेमाल करना है। टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली लिम्फेटिक टेम्परामेंट है तो S1 और S10, और अगर सेंग्वाइन टेम्परामेंट है तो A3 का इस्तेमाल करना है ऐसे पेशेंट्स में। और अगर कहीं पे हमें ये लगता है कि हाई बीपी हो रहा है पेशेंट को, तो वहाँ पे हमें A1 का नेगेटिव डिल्यूशन इस्तेमाल करना है डॉक्टर्स। A1 का नेगेटिव यानी 10th डिल्यूशन से 9th डिल्यूशन, 10th डिल्यूशन देने से हाई बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, और उससे अगर ट्रिगरिंग फैक्टर हाई बीपी हो रहा है तो वो रिलीव हो जाएगा। तो डॉक्टर्स ये ऑल अबाउट माइग्रेन था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें चैटिंग के जरिए क्वेश्चन लिख के पोस्ट कर सकते हैं। हम अभी कोशिश करेंगे, हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो चैटिंग में जाके हमें चैट के जरिए टाइप करके मैसेज कर सकता है, तो हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की, कोई भी क्वेरी हो आपकी। जानू पे लगा देंगे तो कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब आप पोस्ट कर सकते हैं। तो यही आज माइग्रेन के बारे में हमारा CME था। नेक्स्ट संडे हम फिर ट्राई करेंगे कि जो है आपको कोई नया टॉपिक लेके आए। डॉक्टर सागर मोंगा जी ने एक क्वेश्चन किया है कि ट्यूमोलेक्स मेडिसिन मिक्स करके माइग्रोलेक्स के साथ दे सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हमें लगता है कि पेशेंट में ट्यूमर की कोई समस्या आ रही है या जो पेन है वो ट्यूमर की वजह से हो रहा है, तो हम ट्यूमोलेक्स को माइग्रोलेक्स के साथ अल्टरनेट करके दे सकते हैं। इन्हें मिक्स मत कीजिए क्योंकि इनमें डाइल्यूशन जो है वो अलग अलग है। तो पेशेंट्स को मिक्स करने से बचिए, उनको अल्टरनेट करके दीजिए।
जैसे माइक्रोलेक्स आप पहले दीजिए, ट्यूमोलेक्स को हाफ एन आवर बाद रिपीट कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम उनको एक ही बॉटल में मिक्स कर देते हैं तो डाइल्यूशन वेरी होने की वजह से कई बार रिजल्ट में देरी हो सकती है। तो ये हमारे पेटेंट ड्रॉप्स हैं जो माइग्रेन में काम करते हैं, माइक्रोलेक्स ड्रॉप्स, सेरिबोटोन ड्रॉप्स और न्यूट्रोमाइन ड्रॉप्स। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे जो है पेटेंट ड्रॉप्स हैं, माइक्रोलेक्स, सेरिबोटोन और न्यूट्रोमाइन ड्रॉप्स। इनका इस्तेमाल हम जो है इन केस ऑफ माइग्रेन कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो मुझे लगता है आज के हमें मीटिंग जो है यहाँ पे ख़त्म करनी होगी, हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं ट्राइजर्मिनल न्यूरेजिया ट्रीटमेंट। ट्राइजर्मिनल पे हम कोई अलग से लेक्चर लेंगे डॉक्टर साहब, तो उसमें आपको उसका डिटेल में बताएंगे। ये हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं जो लिवर पे काम करते हैं, लिविया, लिवेट कैप्सूल, एसिलेक्स। अगर एसिडिटी की वजह से कोई समस्या हो रही है तो टॉनिक के रूप में स्ट्रेंथ अप का इस्तेमाल आप कर सकते हो। स्ट्रेसलेस कैप्सूल और मेमोटोन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी, ट्राइजर्मिनल पे हम बाद में एक लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे। आज अगर माइग्रेन पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज आपने जो इतना समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हम धन्यवाद दिए डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा के, जिन्होंने समय निकाल के माइग्रेन के ऊपर विस्तार में हमें जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।